जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, क्या देयर आर 5 डिफरेंट वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द ग्रिड इंटीग्रेशन विद द ग्रिड विंड टरबाइन, तो क्या-क्या है इसमें? सर कॉन्सेप्ट 1 में इंडक्शन मशीन विद केज रोटर लगाते हैं। ये हुँ, डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है। इसमें जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बीच में ना कोई चीज़ नहीं होती, अच्छा, कन्वर्टर कोई नहीं होता, कन्वर्टर ठीक है, नहीं होता। हाँ, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बीच में कन्वर्टर होता है। ठीक है। इंडक्शन जनरेटर के साथ हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, एंड इस लिमिटेशन क्या है? किस चीज़ की? इंडक्शन जनरेटर अगर हम यूज़ करेंगे, तो उसमें एक रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है कंपेयर हुँ। टू सिंक्रोनस जनरेटर? सर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी होनी चाहिए ताकि वो मैच कर सके ट्रांसफार्मर से। अच्छा, और इसके अलावा और बताएँ? अ, कैपेसिटर का क्या इफ़ेक्ट है? कैपेसिटर बैंक कब ज़रूरत है, कब ज़रूरत नहीं है? इंडक्शन की वजह से ना तो पावर बैंक लगाना पड़ेगा। अच्छा, किस सूरत इंडक्टिव में? इफ़ेक्ट आएगा डायरेक्ट ना। और इनडायरेक्ट कनेक्शन में, किसमें क्या किस चीज़ में? सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आएगा। इनडायरेक्ट में कैसे आएगा? तो उसमें वो समझ आपने नहीं बताया आया। था कि एसी सॉरी फिर डायरेक्ट में आएगा। आपने इनडायरेक्ट में बताया था एसी और डीसी कन्वर्जेंस की वजह से ना तो वो कट ऑफ हो जाएँगी दोनों। ठीक है, लेकिन वो तो फ्रीक्वेंसी पे कट ऑफ होंगे ना। रिएक्टिव जी, पावर तो जो रिएक्टिव पावर डिमांड तो वो रिमेन, लेकिन उस सूरत में जो कन्वर्टर है, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर वो फुलफिल कर सकता है, ठीक है? ठीक है। इस वजह से। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, चलें ये आखिरी वाला कॉन्सेप्ट बताएँ, ये लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? बिकॉज़ दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट नाउअडेज़ अप्लाइड, तो इसमें हम क्या करते हैं? इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें। इबाद, जी? हेलो? जी, बताएँ ये लास्ट कॉन्सेप्ट ज़रा एक्सप्लेन करें, इसमें क्या डिस्कस किया हमने? सर ये मुझे समझ नहीं आया ये। ये डायग्राम आपके सामने है, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें, इसमें क्या समझ आ रहा है? अच्छा। सर इसके अंदर हमने परमानेंट परमानेंट मैग्नेट लगाया हुआ है जी, मुशाहिद। और इस वजह से हमने सर गियर बॉक्स यूज़ नहीं किया। गियर बॉक्स किसकी वजह से नहीं यूज़ किया? परमानेंट मैग्नेट सर की ये वजह से? परमानेंट मैग्नेट जो सर ये क्योंकि पोल हमारे पास बढ़ गए इस वजह से हुँ, हमने वो गियर बॉक्स यूज़ नहीं किया हुआ। परमानेंट मैग्नेट की वजह से नहीं, लेकिन मल्टीपल पोल की वजह से, इसकी वजह से हमने गियर बॉक्स इस्तेमाल नहीं किया। और इसमें क्या है? जी, एक्साइटेशन बचाने के लिए सर असल में। अच्छा, वो तो परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल किया ना एक्साइटेशन की लॉसेस को बचाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास कन्वर्टर का पार्ट है, क्या काम है इसका? सर बैक टू बैक कन्वर्ट हो रहा है। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ताकि सर ग्रिड के ऊपर वो हमारे ग्रिड पे यानी जा सके, सप्लाई हो सके। ताकि हम इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर सकें, ठीक है? यस। ओके, चलें। ठीक है, चलें आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है विंड टरबाइन के इंटीग्रेशन का ग्रिड के साथ, वो कौन-कौन से मार्केट में उसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रही है डेवलपमेंट में या उसको वो शेयर रहा है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल्स है, दिस इज़ फॉर द अबव रेटिंग ऑफ 1 मेगावाट। इसमें जो कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम विंड टरबाइन के अंदर स्टॉल कंट्रोल अप्लाई करते हैं, ठीक है? विद गियर बॉक्सेस एंड विद डायरेक्ट ग्रिड कनेक्शन। अगर ये बहुत इनिशियल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हुई थी इसकी, तो इनिशियली इसके जो मार्केट शेयर था वो बहुत ज़्यादा था। तो इसमें बहुत ज़्यादा विंड टरबाइन से इन स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट होने के इस सिस्टम के तहत, लेकिन वक़्त के साथ-साथ वो डिक्रीज़ हुआ था। यानी कि लोग इस जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इस किस्म के विंड टरबाइन बनाना वो बंद कर रहे थे।
इसमें जो मैन्युफैक्चरर्स के नाम लिखे हैं जो इस किस्म का सिस्टम को प्रोड्यूस करते थे, तो उसमें वो नोडक्स था, फोरलांडर था और एनईसी निकॉन के नाम से थे। इसके अलावा भी थे, बट दे वर द मेन मैन्युफैक्चरर फॉर मेकिंग सच विंड टरबाइन सिस्टम। उसके अलावा अगर पिच कंट्रोल्ड विंड टरबाइन सिस्टम होगा विद द गियर बॉक्सेस, अगर गियर बॉक्स लगा रहे हैं, एंड विद डायरेक्ट ग्रिड कनेक्शन। डायरेक्ट ग्रिड कनेक्शन तो आपको मालूम है, इसमें हमारे पास जो कन्वर्टर मैकेनिज्म है वो नहीं होगा, और इसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे, इंडक्शन जनरेटर इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इंडक्शन जनरेटर जो है वो डायरेक्टली ग्रिड के साथ कनेक्ट हो सकता है, लेकिन सिंक्रोनस जनरेटर को इन लोगों ने कभी भी डायरेक्ट ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं किया, वो हमने अभी पिछली स्लाइड्स में देखा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, जो सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट है, ये बहुत कम डेवलप हुआ मार्केट में, मतलब बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स है जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया, और ये वक्त के साथ साथ बिल्कुल ही खत्म हो गया, क्योंकि इसका कोई खास इतना एडवांटेजेस कॉस्ट के प्रोस्पेक्ट से या एनर्जी जो एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट से वो नहीं था। तो ये बेसिकली 3 मैन्युफैक्चरर्स थे जिन्होंने ज़्यादा इस पे काम किया था। एक तो सुज़लोन थे, मित्सुबिशी थे और एएन बोनस थे। अच्छा, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट था जो अप्लाइड हुआ वाइडली, वो था पिच कंट्रोल विंड टरबाइन विदाउट गियर बॉक्सेस एंड मल्टी पोल सिंक्रोनस जनरेटर विद फुली रेटेड कन्वर्टर। ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज नाउ अ डेज हाईली अप्लाइड, और मोस्ट ऑफ द विंड टरबाइन जो है आपके पास यही डेवलप होते हैं। तो इसकी जो मार्केट शेयर इज वेरी हाई, मेरे ख्याल से हाई है इसकी, और इसकी जो टेंडेंसी है दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसकी जो डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चर है, दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स आर बिल्ड। तो जो मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके एनरकॉन है, जर्मन विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स हैं, और विंडविल्ड है। ठीक है, दिस इज आल्सो जर्मन विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट था पिच कंट्रोल विंड टरबाइन विद गियर बॉक्सेस एंड डिफेक्ट विद फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। तो वो जो कॉन्सेप्ट है डिफेक्ट वाला, ये आज से 10 से 15 साल पहले बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुआ था। तो उस वक्त उसकी जो टेंडेंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी और मार्केट शेयर भी हाई था। लेकिन अब जो है ये सिस्टम्स जो है इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहे, क्योंकि जो जो ये थर्ड ऑप्शन है ये सुपरसीड कर रहा है आपके फोर्थ ऑप्शन को। ठीक है, जो ऑनशोर विंड टरबाइंस हैं इन जर्मनी, वहां पे ज्यादातर आपके पास डिफेक्ट जो है विंड टरबाइन सिस्टम जो है इम्प्लीमेंटेड है। इसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेन मैन्युफैक्चरर्स, वो डीविंड, जनरल इलेक्ट्रिकल, रीपावर, वेस्टास और नोडक्स मैन्युफैक्चरर्स हैं। ठीक है, तो जब आप ग्रिड को इंटीग्रेट करते हैं विंड टरबाइन के साथ, सॉरी, जब आप विंड टरबाइन सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं ग्रिड के साथ, तो ग्रिड की कुछ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है, इसको कहते हैं पीसीसी। कोई बताएगा ये पीसीसी से मुराद क्या है, पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग से मुराद क्या होती है? जी, कोई आइडिया है? पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग से मुराद ये है कि वो पॉइंट जिसके ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी और जो ग्रिड है आपस में इंटरकनेक्ट हो गए। इसका मतलब है कि जो एग्रीमेंट होगा विंड फार्म डेवलपर के दरमियान और ग्रिड ऑपरेटर के दरमियान, वो इस बस बार के ऊपर होगा। यानी कि ग्रिड, इसके ऊपर डिस्कस किया जाता है कि ग्रिड को सपोर्ट करने के लिए जनरेटर जो है विंड फार्म का, जो भी विंड फार्म है या रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो कितना सपोर्ट कर सकता है इन टर्म ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, फ्रिक्वेंसी रेगुलेशन, ठीक है, पावर रिजर्व्स, एक्टिव पावर, आइदर यू नीड एक्टिव पावर ऑपरेशन और नॉट। तो जितने भी एग्रीमेंट या ऑपरेशनल कंट्रोल या फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं, या फॉल्ट राइट थ्रू की अगर बात करें, वो फॉल्ट, वो चीज़, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इट हैज़ टू बी इंश्योर्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग। ठीक है, यानी कि ये वो पॉइंट है जो दो ऑपरेटर्स को आपस में स्प्लिट करता है। तो बाज़ दफ़ा विंड टरबाइंस जो, अगर विंड फार्म का साइज बढ़ रहा है या जितनी भी, क्योंकि इनकी इंटीग्रेशन जो है वो सिस्टम में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो
ग्रिड ऑपरेटर्स प्रोवाइड करते हैं। इसको वो कहते हैं ग्रिड कोड्स, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रिड कोड्स। इसमें डिफरेंट ग्रिड कोड्स एवॉल्व किए हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा। अगर आप टेनेट के नाम से सर्च करें तो टेनेट ने ग्रिड कोड्स असाइन किए थे कि अगर विंड टर्बाइन है तो उसको ग्रिड के साथ इंटरकनेक्ट करने के लिए पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग के ऊपर क्या क्या फीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए। अच्छा, उसमें जो मेन इशू है उसमें हमने ये डिफाइन करना है कि हमारे पास एक्टिव और रेक्टिव पावर कंट्रोल जो है वो कितना प्रोवाइड कर सकता है विंड टर्बाइन। तो उसमें ये है कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, इसमें इंडक्शन मशीन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं विद केज रोटर एंड डायरेक्ट ग्रिड कनेक्शन आप करेंगे तो आप उसमें जो है पावर कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे पावर कंट्रोल का मतलब ये है कि आप विंड टर्बाइन की जो पावर है उसको रिड्यूस या इंक्रीज नहीं कर सकते, यानी कि जो विंड पावर रिसीव हो रही है टरबाइन से वो आपको एज इट इज सिस्टम में इनफीड करनी है, ये एक्टिव पावर की फॉर्म में हो गया। और इसी तरीके से अगर आपके पास, ये मैं बात कर रहा हूँ ऑप्टिमम ऑपरेशन के ऊपर, अगर आपके पास रेक्टिव पावर डिमांड है, यानी कि यू कैन नॉट चेंज योर रेक्टिव पावर डिमांड, विंड टरबाइन जो है मैन्युफैक्चरर वो उसको चेंज या एडजस्ट नहीं कर सकता इफ वी इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम। और यही वजह है कि ये सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा अब नहीं होते, ये मतलब इसकी डेवलपमेंट जो है बिल्कुल रुकी हुई है, बिकॉज जो ग्रिड जो है वो उसकी दे डिमांड हायर फ्लेक्सिबिलिटी एंड दे डिमांड हाई फीचर्स, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है इंडक्शन मशीन विद केज रोटर, स्लिप रिंग रोटर एंड फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, ठीक है। उसमें आपके पास जो है जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है उसमें आपके पास एक्टिव और रेक्टिव पावर कंट्रोल करने की फिजिबिलिटी अवेलेबल है, ठीक। अच्छा, इसमें फ्रिक्वेंसी बाय कंट्रोलिंग द फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर, ठीक है, आपके पास में फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर आया था बिटवीन द टरबाइन एंड द ग्रिड। अच्छा, जो थर्ड कंसेप्ट है उसमें भी डब्ल्यू फीड इंडक्शन जनरेटर विद स्लिप रिंग रोटर्स है, उसमें एक्टिव एंड रेक्टिव पावर कैन बी कंट्रोल बाय द फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर इन द रोटर ब्रांच। तो उसमें डीफैक्ट में जो आपका जो कंट्रोलर है, सॉरी जो कन्वर्टर है जो रोटर के ऊपर लगा हुआ है, आइदर बाय सब और ओवर सिंक्रोनस ऑपरेशन, उसमें हम उसको यूज करके एक्टिव और रेक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात? जी, सर एंड में ओवरव्यू दे दीजिएगा, ओवरव्यू थोड़ा सा दीजिएगा ओवरव्यू किस चीज का? इस चार्ट। अच्छा अच्छा, इसमें जो लास्ट 2 हैं पॉइंट जिसमें आप सिंक्रोनस जनरेटर को इस्तेमाल करते हैं विद फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर और सिंक्रोनस जनरेटर विद द परमानेंट फील्ड एक्साइटेशन, यहाँ पे 2 ही है मेन, यहाँ पे जो सेपरेटली एक्साइटेड है और परमानेंट मैग्नेट है। तो इसमें आपके पास क्या है कि एक्टिव और रेक्टिव पावर दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ एक्साइटेशन और बाय द फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मेन चीज जो अगर एक्टिव और रेक्टिव पावर कंट्रोल करनी है, यू हैव टू कंट्रोल विद फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। तो यहाँ आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो 5 कॉन्सेप्ट हैं उनको हम उसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास एक्टिव और रेक्टिव पावर जो है उसमें हम किस में इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिंक्रोनस जनरेटर है व्हेन वी हैव अ फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, ठीक है, तो उसमें हम जो है इजीली एक्टिव और रेक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हैं ग्रिड के साथ इंडक्शन मशीन का, तो उसमें हम जो है वो एक्टिव और रेक्टिव पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जी, यस यस सर। सर। ये बताएं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पे हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, ओवरव्यू किस चीज का है? यस सर, एक्टिव रिएक्टिव पावर। ठीक है, इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो 5 कॉन्सेप्ट थे विंड टरबाइन को ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, तो उसमें हम पावर कंट्रोल में जो अगर हमने कंट्रोल करनी है ग्रिड के अंदर इनफिट करने के लिए, तो हमारे पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है जो अब सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब मैं थोड़ा सा लास्ट स्लाइड है, बेसिकली इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। एक आइडिया दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है ग्रिड कोर्स की। ग्रिड कोर्स क्लियर है? मैं जो बात आपको पहले बताई, ग्रिड कोर्स से क्या मुराद है आपके पास कि वो रिक्वायरमेंट जो ग्रिड ऑपरेटर या ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर इम्पोज करता है विंड टरबाइन के ऊपर, या विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स को बताता है कि आप जो भी विंड टरबाइन सिस्टम या विंड फार्म लगा रहे हैं वो इस पॉइंट ऑफ कॉमन कंप्लीट के ऊपर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। उसमें से एक रिक्वायरमेंट ये एक्टिव और एक्टिव पावर कंट्रोल की है। ये एक सिंपल एक चार्ट बताया आपको किस तरीके से उसमें रिक्वायरमेंट डिफाइन होती है। उसमें ये ऑपरेशन जो कर्व आपको नजर आ रहा है ये इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, ये चीजें। सो दिस मीन्स के आपका जो विंड टरबाइन है दे हैव टू ऑपरेट इन दिस रिक्वायरमेंट बिटवीन दिस पॉइंट्स। हियर यू हैव एक्टिव पावर और ये आपके पास डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स है। तो अगर आपके पास नेटवर्क का वोल्टेज रिड्यूस है 350 केवी के करीब अगर है, नेटवर्क वोल्टेज रिड्यूस हो गया, सो इट नीड टू बी प्रोवाइड, यानी दे हैव टू ऑपरेट इन दिस रीजन। सो हियर द ऑपरेशन इज नॉट नीडेड, यानी आप सिस्टम जो है उस डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो 2 पॉइंट है ये रेक्टिव पावर है। रेक्टिव पावर का मतलब, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि कैपेसिटिव रेक्टिव पावर, और यहाँ पे जो मतलब है इंडक्टिव रेक्टिव पावर। सो दिस मीन्स कि अगर आप इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं तो यू हैव टू हैव अ पावर फैक्टर ऑफ अबाउट 0.95 या पॉइंट जो भी 0.95 के दरमियान है। तो इसी तरीके से जो एक्टिव पावर अगर इंक्रीज हो रही है, अगर आपके पास सिस्टम वोल्टेज इंक्रीज है तो उस सेंस में आपके पास जो रेक्टिव पावर इनफीड बाय द विंड टरबाइन जो है वो इंडक्टिव होनी चाहिए। यानी यूं कह लें आप इस तरीके से कि अगर ग्रिड के वोल्टेज इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सिस्टम वोल्टेज ज़्यादा है, आपने उसके वोल्टेज को रेगुलेट करना है और उसको रिड्यूस करना है। तो दिस मीन्स यू विल ऐड अ इंडक्टिव लोड जिससे रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा, तो आपके वोल्टेज जो है अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, और अगर आपके पास सिस्टम वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं एट सम दिस लेवल, तो यू नीड टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ कैपेसिटिव पावर। दिस मीन्स जो रेक्टिव पावर के तौर पर काम करेगा तो इसमें कैपेसिटिव पावर इंक्रीज करेंगे या रेक्टिव पावर इंक्रीज करेंगे विच इज कैपेसिटिव, तो आपके सिस्टम के वोल्टेज स्टेबलाइज हो जाएंगे और वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस मीन्स के विंड टरबाइन भी ग्रिड स्टेबिलिटी के ऊपर जो है उसको कंट्रीब्यूट करता है, और दिस इज नाउ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें वही 3-4 बातें की हैं कि नॉर्मली आपका जो विंड फार्म ऑपरेटर्स होता है वो डिज़ायर करता है कि वो पावर फैक्टर 1 के ऊपर ऑपरेट करे। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके ऊपर वो रेक्टिव पावर जो है वो ना ट्रांसमिट करे, मैक्सिमम वो प्रोवाइड करे एक्टिव पावर ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी मैक्सिमम यानी कि पावर फैक्टर 1 पे अगर ऑपरेट करना शुरू करेंगे तो उसमें नुकसान ये होता है कि ग्रिड के वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं या इंक्रीज हो सकते हैं। सो इन दिस केस हमें wind farm they must also contribute to the rective power demand of the grid. So as I says कि अगर इंडक्टिव पावर डिमांड चाहिए, कैपेसिटिव पावर डिमांड चाहिए ग्रिड को, so wind turbine should be able to provide that. जो पहली लाइन है इसका मतलब यही है, द प्रॉफिट विल ओनली बी पेड फॉर द जनरेटेड एक्टिव पावर। यहाँ पे जो प्रॉफिट जो बताया जाता है, जो डेवलपर के लिहाज से बात करूँ, अगर मैं फंड डेवलपर है तो मुझे प्रॉफिट तो उसी सूरत में जब ओनली एक्टिव पावर में सेल करूँ, ठीक है। सो बट आई एम बाउंड टू प्रोवाइड अ रेक्टिव पावर एज पर द ग्रिड कोड। इसी तरीके से इसकी अदर ग्रिड कोड्स भी हैं जो ट्रांसमिशन ऑपरेटर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के तौर पर और उसकी स्टेबलाइज करने के लिए फॉल्ट राइट थ्रू है, ड्यूरिंग फॉल्ट उसका ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, तो वो हम चीज़ें बाद में इसको देखेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक मुझे बता दें, क्वेश्चन है तो पूछें। सर पेपर पैटर्न तो बता दे सर। पेपर पैटर्न में पूछ लूंगा, पहले कोर्स तो पूछ लो, अभी जो डिस्कस तो कर लो इसमें। यहाँ सब कुछ क्लियर हो गया? सर एक चीज है, बताएं।
सर ये हमने 5 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी सर, अगर हम सिंपल रेक्टिफायर लगा के डीसी सबस्टेशन में डीसी ग्रिड बना दें तो सर इसमें सारे चक्कर तो खत्म हो जाएंगे सर। कौन से चक्कर? ठहरो, सर मतलब ये जितने हमने देखा लॉसेस आ रहे हैं हमारे पास। एग्जाम्पल बताओ ना जरा, एक मिनट, कौन से कॉन्सेप्ट पे जाऊं? सर मैं सिंक्रोनस जैसे जनरेटर कह की रहा हूँ बात कि कर रहे हो हम ना? सिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रहे हो? यहाँ पे चलो बताओ, यहाँ पे क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ जैसे हमने विंड से पावर एक्सट्रैक्ट कर लिया, आगे जनरेटर लगा दिया सर कैसे? उसके ये आगे जनरेटर लगा, कन्वर्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाया? रेक्टिफायर, यस सर। और आगे आगे सर लगा हम दिया ग्रिड डीसी। में जैसे ग्रिड ही डीसी एक्सेप्ट करे सर। अच्छा, तो अब जरा डिस्कस सर इस करो वो तरीके तमाम फीचर्स जो मैंने अभी यहाँ पे कोर्स में आपको पढ़ाए हैं। क्या हम उस रेक्टिफायर से वो तमाम फीचर अचीव कर सकते हैं? मसलन सबसे पहला सर कौन कि आपको अगर इंडक्शन जनरेटर है या सिंक्रोनस जनरेटर, चलो इंडक्शन जनरेटर की बात करें, रेक्टिफायर जो होता है वो रेक्टिव पावर प्रोवाइड नहीं कर सकता, सो यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल एनी एक्टिव और एक्टिव पावर। सेकंड नुकसान आपको क्या है? जो रेक्टिफायर होता है दे रिक्वायर्ड अ रेक्टिव पावर कंपनसेशन, तो उसके लिए आपको कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ेगा। दूसरा, आपके पास रेक्टिफायर जो होता है वो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर नहीं होता, ठीक है, यानी कि आप उसमें मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग नहीं कर सकते। तीसरा, उसमें प्रॉब्लम डायोड में ये है कि अगर आपने इंडक्शन जनरेटर है आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रेक्टिफायर होता है सिंपल एसी से डीसी की तरफ वो उसको एनर्जी ट्रांसमिट करेगा ये, लेकिन इंडक्शन जनरेटर के लिए लाजमी है कि उसको ग्रिड कुछ पावर जो है सप्लाई करे, जो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में देखा। ठीक है, ठीक है सर। जैसे यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ, यहाँ पे so here we need a grid in order to operate the induction generator। तो इंडक्शन जनरेटर तो नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। अगर आप सिंक्रोनस जनरेटर की बात करते हैं, ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर में भी अगेन मैंने आपको बताया एक जो मेन इशू है, जनरेटर भी ऑपरेट नहीं हो पाएगा। उसकी वजह यह है कि अगर उसमें जो स्पीड की वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, अगर आप उसको वेरिएबल फ्रिक्वेंसी जो उसकी पावर एक्सट्रैक्शन उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वो स्किप हो जाएगा और पावर उसमें मतलब आउट ऑफ सिंक्रोनस या इंस्टेबिलिटी के इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है। डायोड बेस्ड रेक्टिफायर सोल्यूशन है एक, लेकिन वो स्टैंड अलोन ऑपरेट नहीं कर सकता, उसके साथ आपको कन्वर्टर जो है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर भी ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई डायोड बेस्ड रेक्टिफायर ठीक जो है है कॉन्सेप्ट सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। और बताएं, any question over here?